गांधीवादी विचारधारा को प्रचारित व प्रसारित करने में जुटे गांधीवादी संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा रचनात्मक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि प्रादर्श को पाने की नहीं, आदर्श को अपनाने की जरूरत है। गांधी भवन भोपाल में आयोजित 4 दिवसीय युवा शिविर में मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों के प्रगतिशील युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में श्री रोकड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांधी स्मारक निधि व गांधी भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय सिंह ने की तथा कार्यक्रम का संचालन अंकित मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष चिन्मय मिश्र, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष संजय राय, गांधी भवन ट्रस्ट के सचिव दयाराम नामदेव व शिवकांत मिश्र सहित प्रमुख गांधी विचारकों ने युवाओं को संबोधित किया। जहाँ तक मुझे सही याद आ रहा, उस समय जो किसानों का जो दर्द था उस बात को सर ने लिखा और वर्तमान में सर एक सम्यक आंदोलन करके पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में आपने बेरोजगार नौजवानों की, मतलब आप हम सब की आवाज़ को उठाया, लोगों के पास गए, उनकी आवाज़ को मजबूत किया। इस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। पर एक महत्वपूर्ण भूमिका भी मैं रोकड़े सर की देखता हूँ, एक पॉलिटिकल एडवाइजर, कैसे अलग अलग टिप्स वगैरह लोग उनसे लेने आते हैं, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका सर की है। इस तरीके से मैं भास्कर राव रोकड़े सर का स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में और अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि आप और मंगलवार प्रभात पुस्तक के माध्यम से स्वागत करने की कृपा करें। आप सबसे निवेदन है कि कृपया ताली बजाकर मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम के जो अतिथि हैं श्री संजय राय सर। संजय राय सर हमारे बीच में दिल्ली से आए हैं। आप करूँगा कि सर आएँ और अपनी बात रखें। और आज के कार्यक्रम में जो अभी हमें लगता है कि बस मैं पर्याप्त समय दूंगा, आप लोग विस्तृत अपनी बात रख सकते, क्योंकि अभी जो बातचीत होगी वो अगले 4 दिनों की रूपरेखा तैयार करेगी कि हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। मैं रोकड़े सर को आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ। का भी मिल जाए। गांधी भवन में गांधीवादी विचारधारा के आज के दौर में उपयोगिता एवं अनुसरणात्मक स्थिति पर ढालने के लिए आयोजित युवा शिविर के मुख्य सहभागी मेरे युवा साथियों, मंचासीन सम्मानीय संजय सिंह, सम्मानीय चिन्मय मिश्रा जी, सम्मानीय संजय राय जी और ये युवा अंकित जी, शिवाशी, मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे गांधी विचारधारा पर केंद्रित युवा शिविर को संबोधित करने का अवसर मिला। मैं थोड़ा कुछ अलग ही विचारधारा लेकर चलता हूँ। हो सकता है सम्मानीय चिन्मय जी, सम्मानीय संजय राय जी या संजय सिंह जी को थोड़ा लगे कि क्या बात है। मैं बार बार युवाओं से आग्रह करता हूँ कि युवा साथियों, इतिहास को बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इतिहास गढ़ने की ओर अग्रसर हो जाए और जब आप इतिहास गढ़ने की ओर बढ़ेंगे तो इतिहास की जो घटनाएं पीछे छूट गई है वे अपने आप सामने आने लगेगी और ये सुधारवादी दृष्टिकोण अपने आप निर्मित होने लगेगा।
अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक बिटिया बोली, सबने मजबूती बोला तो बिटिया ने बोली हाँ मजबूरी का नाम भी महात्मा गांधी। ये भी बड़ी बात है कि विषम परिस्थितियों में, संसाधनों के अभाव में भी किस तरीके से जीवन जी सकते। ये सोच नहीं, न उस बिटिया की सोच में कमी है, न उन बच्चों की सोच में कमी है जो मजबूती का नाम महात्मा गांधी मान रहे हैं, न उस बिटिया की। दरअसल वो जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी को मान के चल रही है, वो भी मजबूती की ओर ही इशारा है। मतलब उन विषम परिस्थितियों में भी किस तरह से अपने कार्य को संपादित किया जाए, ये बड़ी बात। अब मजबूती की बात, कैसी मजबूती, किस प्रकार की मजबूती? क्या विषम परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, क्या जानबूझकर किए जा रहे अपमानजनक स्थिति को स्वीकार कर लेना बहादुरी है? बताइए, नहीं है ना? तो क्या करना चाहिए हमें? यदि विषम परिस्थितियां पैदा हुई है तो उसके लिए कारक क्या है? उन कारकों को समाप्त करने के लिए जुनून स्तरीय प्रयास करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मैं अभी सम्यक अभियान चला रहा हूँ पूरे प्रदेश में। ये युवाओं के लिए बहुत बारीकी से अध्ययन किया। कोरोना काल में सब लोग घर में छिपे हुए थे, मैं युवाओं के बीच जाने का प्रयास करने लगा, क्योंकि रुक के नहीं हो रहा। विषम परिस्थितियां मेरे सामने दिखाई देने लगी, सामने अंधेरा दिखाई दे, करे तो करे क्या, कहाँ जाए? ये बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई में, लगता है मैथ्स में, उसके बाद में इंजीनियरिंग में जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद और क्या, संभावनाएं कहाँ हैं? जब मैं संभावनाओं की ओर देखने लगा तो अल्प विराम नहीं पूर्ण विराम दिखने लगा। आखिर कहाँ जाए, क्या करें? बच्चों के बीच गया, मिला, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चों से मिला, कोचिंग सेंटर में गया जहाँ पर कंपटीशन एग्जाम तैयारी कराई जा रही थी, उन बच्चों से मिला। अलग अलग बच्चों के पास में कोई सही सवालों का जवाब नहीं था। ये समस्या क्यों इतनी पैदा हुई है, इसके बारे में कोई सेंटेंस बताने को तैयार नहीं। भला कैसे चलेगा? बीमारी बड़ी विचित्र स्थिति में जा पहुंची है। जो बीमार है उसको पता नहीं कि बीमारी क्या है। बीमार होना, बीमारी का होना जितनी बड़ी समस्या है, उससे भी बड़ी समस्या है उस बीमारी का पता नहीं। तो उसके बारे में मैं निकल पड़ा और उन समस्याओं के तह तक जाकर उसके समाधान को निकाला और उसके लिए डेडलाइन भी तय। तो हम महात्मा गांधी की किताबें बहुत पढ़ लेते हैं, सिद्धांतों की बातें बहुत कर लेते हैं। असली में क्या है? हम नकलची हो गए। हम प्रादर्श को पाने का प्रयास करने लग जाते हैं। प्रादर्श अर्थात मॉडल, उस मॉडल को पाना है। हम प्रादर्श को पाने के प्रयास में जुट जाते हैं, लेकिन आदर्श के अनुकरण से दूर होते जा रहे हैं। आदर्श उसको पाना, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। आप लोगों को गीता, भागवत गीता के रहस्य की ओर ले जाने लगे हम। अगर आपका माइंड उस तरीके से विकसित नहीं हुआ है तो उन सिद्धांतों के बीच में ही घूमने लगे। गांधी दर्शन के बहुत गुलार्थ की ओर ले जाने लगे हम तो उसी के बीच में घूमने लगेगा। लेकिन मेन बात यह है, मुख्य बात यह है कि गांधी जी समस्याओं को यथावत झेलना नहीं चाहते थे, उन समस्याओं का निराकरण करना चाहते। गांधी जी ऐसी किसी भी समस्या को नहीं मानते थे कि इसका समाधान न हो, हर समस्या के समाधान की ओर बढ़ना। गांधी जी
कष्ट देने वालों को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेते, देख उस समय बर्दाश्त करते, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा समय आने पर, और समय आने पर उन सारी घटनाओं को मोड़ देते। हमारी युवाओं में क्या चाहिए? उन सारी घटनाओं को मोड़ने की ताकत चाहिए, नवसृजन की क्षमता चाहिए, विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। और कल्पित सिद्धांतों पर चलने की कोई जरूरत नहीं। हम ढेर सारी किताबें देते हैं, इसको पढ़िए, इसमें ये है, इसमें ये है। पढ़ने में साधारण रूप से पढ़ लेते हैं, फिर उसको मनन भी बड़ा अलग अलग तरीके से होने लग जाता है, और इसी मनन से कुछ बड़े विपटांग टाइप की चीजें निकल के आ जाती है। कई लोग अलग अलग टाइप से तो सकरी गली में चलने लग जाते हैं। गांधी जी ने कभी नहीं बोला होगा कि आप सकरी गली में चलिए, तो हमेशा विराटता की ओर बढ़ते चले गए और विराट आभा मंडल के स्वामी बन गए। तो हम आप लोगों से चाहते हैं, आप अपने पहले परिवार को पढ़ लीजिए, अपने आसपास के वातावरण को पढ़ लीजिए, उत्पन्न परिस्थितियों को पढ़ लीजिए, उत्पन्न समस्याओं को पढ़ लीजिए, और सारी चीजों के वो अपने अनुकूल ढालने के लिए सोचने लगिए, तो निश्चित रूप से आपकी सृजन क्षमता सामने आ जाएगी और आप कुछ कर दिखाने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। मेरा विचार है, यहां जितने युवा आए हैं इसमें से अधिकतर ग्रेजुएट होंगे, क्या सही है? अधिकतर, अपने मैं अपमानजनक शब्द नहीं कहूंगा, बेरोजगार शब्द को अपमानजनक ही मानते हैं लोग, लेकिन अधिकतर शिक्षित होने के बाद में सम्मानजनक रोजगार पाने की प्रत्याशा में भी होंगे, ऐसा है? सही है? लेकिन क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? नौकरियों के अवसर नहीं मिल रहे हैं, या रोजगार, किसी भी प्रकार का रोजगार के लिए अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या कभी चिंतन किया आप लोगों ने? फिर वही बात आ जाएगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी या मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो अभी आप मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मानकर बर्दाश्त कर रहे हैं, सही है या नहीं है? बिल्कुल सच्चाई है ये, और इसको बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? लड़ने की जरूरत नहीं है, धरना प्रदर्शन रैली तक आजाम बाजार बंद ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी सारी सभाओं को रोज संबोधित कर रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, लोगों के बीच में युवा लाखों की संख्या में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मैं साफ बोल देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने की बात नहीं की, फिर भी मेरे लाख हो गए हैं। तो क्यों? आखिर करना क्या है? पहली चीज तो हमको समझना पड़ेगा कि ये विपरीत परिस्थिति पैदा कहां से हुई। हम गांधी जी को खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस बात को तो समझे, गांधी जी उन विपरीत परिस्थितियों की तह तक जाने की क्षमता रखते थे, और जब वहां तक पहुंच जाते थे तब समाधान के मार्ग की ओर बढ़ जाते थे, और समाधान को जब वो प्रस्तुत करते थे तो वही कालजयी समाधान होता था, केवल एक समय के लिए नहीं, कालजयी होता था, आगे तक के लिए। अभी भी हम मान रहे हैं कि उन्होंने उस समय ये किया था, हमको ऐसा करना चाहिए, मतलब समाधान का वो मूल मंत्र बन जाता। तो आप सब में ये क्षमता है, मैं गांधी बन जाऊं वाली बात ज्यादा अच्छी है। आपको लगता है ना सही है ये? आप सब में क्षमता है ये। तो मैं बहुत ज्यादा सिद्धांत, बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बार बार आपसे आग्रह करूंगा, किताबों को बहुत अधिक पढ़ने में अगर समय दे रहे हो तो उसको कम कर दीजिए, अपने आप को पढ़ने में ज्यादा समय दीजिए, अपने आप खुद को पहले पूरा पढ़ लीजिए। व्यक्ति क्या है, दूसरों को पढ़ने चला, खुद को पढ़ नहीं रहा है। गांधी जी में खुद को पढ़ने की क्षमता थी, उन्होंने सबसे ज्यादा खुद को पढ़ लिया था। आत्मावलोकन की क्षमता सबसे बड़ी क्षमता होती है। आप पहले आत्मावलोकन करें, जब आत्मावलोकन कर लेंगे तो निश्चित रूप से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। आज परिस्थितियां बड़ी अलग टाइप की है। अभी मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, एक अभी आज सवेरे सवेरे की घटना है।
एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि साहब मैंने भागवत का आयोजन करवाया तो मेरा क्या करूँ, 18 लाख रुपए खर्च हो गया। तो बोला किसने बोला था भागवत कराने के लिए? और साहब करना पड़ता है, वो ऐसा है, ये है, दुनिया भर के तर्क दिया बहुत ज़्यादा। अब उस व्यक्ति को मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो रहा है युवाओं के द्वारा, एक नव सृजन की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वहां पर 300 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। तो व्यक्ति बोला साहब अभी 18 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया, मैं कहां से पैसा लाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको भागवत करने के लिए 18 लाख रुपए बड़े आसान लगे, और जो नई पीढ़ी के लोग कुछ करना चाहते हैं उनके लिए 300 युवाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना बड़ा कठिन हो गया। हमारे यहाँ बड़े बड़े नए नए धाम बन रहे हैं, ये धाम वो धाम वो धाम। कोई धाम ये कहता है मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प का आह्वान कर रहा हूं, सब सारे लोग आए। उसमें फिर गांधी को मानने वाले भी नेता जाते हैं, गांधी का विरोध करने वाले भी नेता जाते हैं, डकैतों का सम्मान करने वाले भी जाते हैं, डकैतों का विरोध करने वाले भी जाते हैं, तस्करी से पैसा कमाए हुए लोग भी जाते हैं, तस्करों का विरोध करने वाले भी जाते हैं। आखिर है क्या, वो क्या रहा है, कैसे समझे हम दुनिया को? ये बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो रही है। इसको देख देख के बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, बस ये सोच लेना कि अब हम सही करके बताएंगे। एक बात और होती है बार बार, अरे क्या करना है, ये तो ऐसा ही चलेगा, हम इसको सुधार नहीं सकते। ये बड़ी आम बात हो गई, अब हम इसको सुधार नहीं सकते, इन्हीं परिस्थितियों में हमें चलना पड़ेगा। क्या इस बात को आप लोग मानते हैं? क्या इसको हम सुधार नहीं सकते, इन्हीं परिस्थितियों के साथ चलना पड़ेगा? सुधार सकते हैं। संकल्प शक्ति है आप लोगों में, तो नई संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़िए। तो क्या करना है, इतिहास केवल पढ़ने में समय बिताना है कि इतिहास को गढ़ने? तो इतिहास गढ़ने की ओर बढ़िएगा। अभी हमारे को समय के भी मुद्दे आप लोग पास में आएंगे आगे चल करके, और कभी वीडियो वगैरह से देखिए, उस पीछे मैं बहुत अधिक समय देना नहीं चाहता यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कुछ हैं, उसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक के सारे लोग कह रहे हैं ये कैसे होगा रोकड़े साहब, ये कैसे होगा, फिर हम बताते हैं तो चुप हो जाते हैं। वो सब कुछ करना है, और मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करूंगा, पहले आप खुद को पढ़िए, किताबें बाद में पढ़ लीजिएगा। खुद को पढ़िए, क्योंकि सबके अंदर ये कमी हो, खुद को नहीं पढ़ रहे। अभी एक महानुभाव ने, अपने संजय राय जी ने बताया कि किस तरह से महात्मा गांधी ने अपने बारे में किताब लिखा और उन्होंने क्या क्या गलती की है, उन्होंने ये बताया। इसका मतलब है कि वे खुद को पढ़ चुके थे अच्छी तरीके से, घटनाओं को, सारी घटनाओं को अपने ऊपर उन्होंने ढाला, सारा मंथन किया, और मंथन करने के बाद में वो महात्मा बने। महात्मा हम ये चाहते हैं, आप लोग नया उत्साह चाहते हैं, नई उमंग चाहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी चीज में समय अधिक देने के पहले सोच लीजिएगा कि हमारा इतना समय जा रहा है तो इसका मूल्य क्या है, इससे हम क्या अर्जित कर रहे हैं। समय को बर्बाद न होने दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक चीज ये समय, दूसरी चीज और ये जो आज उत्पन्न परिस्थितियों में चीजें आ रही है जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करिए। महात्मा गांधी ने कभी बर्दाश्त नहीं किया, गलत बात है। लोग बोलते हैं क्या क्या लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। गांधी का नाम है, ये गांव पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा काल बढ़ा दो, पता नहीं किस बेवकूफ ने कहा। गांधी कभी ऐसा किए ही नहीं। मैं गांधी की किताबें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं सीधा बता रहा हूं, बिल्कुल बनावटी बातें नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जितना गांधी को मानता हूं ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है किस तरीके से अनुसरण करता। मैं कभी भी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए जब वो पराकाष्ठा किताब लिखी, वो भी बच्चे ने, अंकित ने बताया, जब पराकाष्ठा किताब लिखने की बात आई तो कैसे लिखने की बात है, मैं भोजन कर रहा था और उस समय में टीवी पर चल रहा था कि आज किसानों पर गोली चल गई, इतने किसान मर गए। और मैं भोजन करते करते रुका तो मेरे बेटे का मेरे पर ध्यान गया, बोले पापा जी आप पहले भोजन करिए। तो हो गया, अब आपके दिमाग में वो बात आ गई। मैं बोला नहीं, इन्हें जानबूझ के गोली मार दिया ताकि वो आंदोलन दब जाए। और उसके बाद में साहस करके उस किताब को लिखा। बहुत खतरनाक किताब थी, पूरी घटनाएं लिखा, सरकार गिर गई। उस किताब पर प्रतिबंध लगाने की बात निश्चित रूप से पहले ही हो रही थी, लेकिन मैंने किताब का विमोचन इसी गांधी भवन में करवाया था। किसान संगठन आए थे भिन्न भिन्न के, तो उससे पहले कैविएट करवा दिया न्यायालय में, जिसके कारण उस पर प्रतिबंध नहीं लग पाया। लेकिन
राज्य प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारी मेरे आवास पर आए और उन्होंने सीधे तौर पे कहा इस किताब को बांटना बंद करवा दीजिए, वितरण बंद करवा दीजिए। तो मैंने क्या कर लेंगे, तो बोले वो तो बात छोड़ दीजिए आप। तो मैंने फौरन अपने मोबाइल को निकाला, वहां से आधार कार्ड और पैन कार्ड, देखिएगा ये आप विषय से भटकने की वाली बात नहीं है, ये आप लोग यही गांधी दर्शन पर ही केंद्रित है, कहीं अलग से नहीं है। आधार कार्ड और पैन कार्ड निकाला, फोटो कापी उसमें पड़ी हुई थी, उसको निकाल के उनके मोबाइल पर डाला। मैंने बोला ये आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंने आपके पास भेज दिया है। तो बोले क्यों? बोला इसलिए कि 2 नंबर की संपत्ति तो मेरे पास नहीं है, इसका पता लगा लीजिए, और अगर हो तो बुलडोजर जरूर चला दीजिए। अब दूसरी बात हुआ साथियों, मैंने कहा मैं जानता हूं व्यापम जैसे घोटाला यहाँ हुआ है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपमानजनक स्थिति में पहुंचाना नहीं चाहता, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है, लोग कहते हैं कि व्यापम के जो अपराधी थे या आरोपी थे या व्यापम में जो लोग लिप्त थे, पर्दे के पीछे ही क्यों न हो, उस रात को उजागर होने से रोकने के लिए कई लोगों की हत्या करा दिए हैं। तो इस किताब को लाने के लिए हो सकता है कि ऐसा कुछ प्रबंध हो जाए। तो मैं कहता हूं आपको जो प्रयास करना है बिल्कुल कर लीजिए, मैं किसी प्रकार की सुरक्षा की मांग नहीं करूंगा। और आपको बता देना चाहता हूं, बड़ी से बड़ी समस्या आई, मैंने सुरक्षा नहीं लिया, कोई सुरक्षा। चल अभी 2 मई 2022 से हमने सम्यक अभियान की शुरुआत की है। युवाओं के लिए बात है, रिटायरमेंट के लेबर की बात है, जो 58 साल से 70-72 तक पहुंच रही है। इससे कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है आप भी सोच लीजिए। तो हमको 58 लागू करना है। दूसरी बात आई ये सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन विसंगति कितनी अधिक है या नहीं? वेतन विसंगति, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को अभी भी 3000 रुपये महीना मिल रहा है, सरकारी में 22,000 से शुरुआत होगी। प्राइवेट में लिपिक की 6,000 रुपये महीना में काम कर रहा है, सरकारी में 28,000 से शुरुआत होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में प्राइवेट में नौकरी करने के 10,000 रुपये में काम करेंगे, सरकारी में जाएंगे तो 42,800 से शुरुआत होगी। इतना अंतर क्यों है? देश स्वतंत्र है ना, तो हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? सन 1948 में, अब पीछे जाए, सन 1948 मजदूरों की दशा देख करके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संसद में पेश किया गया, पारित भी हो गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अभी उनको मजदूरी दी जाती है, मजदूरों को, अशिक्षित वर्ग को। हम उनके विरोध में नहीं है, लेकिन उनको दी जाती है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल मतलब अशिक्षित वर्ग। लेकिन उसके 11 साल बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में गए, उन्होंने बोला साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हमको इतना वेतन कम क्यों मिल रहा है? तो उन्होंने कहा ये श्रमिकों के लिए बना कानून शिक्षकों पे लागू नहीं होता। बाद में भिन्न भिन्न वर्ग के कर्मचारी न्यायालय में गए, उन्होंने बोला भाई शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं बना है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। 75 साल हो गया देश स्वतंत्र, अभी तक कोई कानून बना गया इसके संबंध में? कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरे पास पीडब्ल्यूडी के ईएनसी आए एक बार बैठने के लिए, उन्होंने बताया कि साइट में सुपरवाइजर का काम करने वाला जो व्यक्ति है वो इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ है और उसको 10,000 रुपये महीना वेतन मिल रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो मजदूरी कर रहा है उसको 18,000 रुपये महीना मिल रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कैसा लगता होगा वो इंजीनियर को, आप सोच सकते हैं? क्या इसको बर्दाश्त करना है? आज इस गांधी आश्रम में, गांधी भवन में बैठकर हम जब मंथन कर रहे हैं गांधी दर्शन पर, तो क्या बताइए गांधी दर्शन हमको इस बात की इजाजत देता है क्या इन परिस्थितियों को चुपचाप स्वीकार कर लो? देता है क्या बताइए? और नहीं देता तो क्या करेंगे? हम आंदोलन नहीं करेंगे, धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, बाजार बंद जैसी गतिविधियों में बिल्कुल भाग नहीं लेंगे, लेकिन एक मिशन चलाएंगे। हम अपने बराबरी के युवाओं को संगठित करेंगे, उनको संकल्प दिलाएंगे, और जब संगठित हो जाएंगे, संकल्पित हो जाएंगे युवा, तो व्यवस्था को मानना पड़ेगा। जब यह देश संकल्पित होकर संगठित हो गया गांधी जी के नेतृत्व में, तो अंग्रेजों को भी विवश होकर भागना पड़ा। ये सही है या नहीं? यही हुआ ना?
अब तीसरी एक और बात, मैं संक्षेप में ही आपको बोल रहा हूं क्योंकि ताकि आपके दिमाग में बात आए कि अपने को परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या, ये आप आजकल आउटसोर्सिंग में जा रहे हैं सब नौकरी करने के लिए। 70% पद आउटसोर्सिंग से सरकारी भर दिए गए। कितने पद? 70% पद, और प्राइवेट कंपनियों में 90% पद। अब कितना बुरा हाल है, क्यों भाई? 8,000 10,000 रुपए महीने में नौकरी कर रहे हैं, बुरा हाल है कि नहीं है? इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आना है कि नहीं सामने? आप लोगों को आना पड़ेगा ना। जब आप लोग सम्मानजनक प्लेसमेंट प्राप्त कर लेंगे, सम्मानजनक स्थिति में आ जाएंगे, तब तो एक गांधी दर्शन को आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? क्या सैद्धांतिक बातों से कोई महत्व निकलेगा क्या? तो उसके लिए भी हमने इसमें विचार रखा। 8 घंटे की जो शिफ्ट, 12 घंटे की जो शिफ्ट ड्यूटी थी अंग्रेजों के टाइम में, और ये गांधी दर्शन को लेके चलने वाले लोगों ने उसको 8 घंटे में बदला था। श्रम कानून बनाया था श्रमिकों के लिए, उन सब को बदल दिया गया। वो जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को पुनः 12 घंटे, सारे श्रम कानूनों को हटा दिया गया। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? इन सारी चीजों को बदलने के लिए हमने एक अभियान चलाया है, और ये अभियान पूरे गांधी दर्शन पर केंद्रित है। हम बार बार लोगों से कहते हैं, धरना, प्रदर्शन, रैली, चकाजाम, बाजार बंद जैसी गतिविधियों में युवाओं को भाग लेना ही नहीं। दूसरी चीज, नकारात्मक सोच को बिल्कुल त्याग देना है, सकारात्मक रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। संशय को त्यागना है, संशय को त्यागना है। गांधी जी के सामने कभी संशय आया ही नहीं, वो सीधे चले, ये चलो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर लेंगे। आप भी सोचिए, ये कर लेंगे, कर लेंगे, तो करते चले जाएंगे। तो मैं युवाओं से यही आग्रह करता हूं, आज इस मंच पे आने का मेरा मुख्य कारण यही है कि हम लोग सिर्फ इतिहास में गड़े न रहे, सिर्फ इतिहास को पढ़ने की ओर न रहे, कोरे सिद्धांतों की ओर न चले, कोरे सिद्धांतों की बात न करें। हर सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देने का प्रयास करें, कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास करें, अपने आप को उसके अनुरूप ढालें और नवक्रांति की ओर बढ़े। यदि हम नवक्रांति की ओर बढ़ने के लिए संकल्पित हो जाएंगे तो सही मायने में गांधी दर्शन को प्राप्त कर लेंगे और सही मायने में गांधी के अनुयायी बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद सर। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं वो आप सबके सामने हैं। बशर्ते सवाल ये रहता है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को थोड़ी सी सुविधा मिलने के बाद भूल जाते हैं। कोविड का वो दौर आप सबके जहन में होगा, आप सबकी आंखों के सामने आ जाता होगा, लेकिन कितने लोग हैं कि नहीं याद है? हम सब लोग उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और हमें नहीं पता कि उस मानवीय नृशंसता का क्या हाल हुआ। कितने परिवार वो अपनों को बिछोड़ने का दर्द आज भी वो झेल रहे हैं। ये सारी विषमताएं हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर सर जो काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। बेरोजगारी का कितना बुरा हाल है। आज भारत को विश्व का सबसे बड़ा युवा देश माना जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि जो कुशल मानव शक्ति है वो शायद 2 से 3% है। श्रम पोर्टल बताता है कि 35 लाख के आसपास ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की, पूरे भारत की यही स्थिति है। और आंकड़ों के साथ जो बुनियादी तौर पर कहना चाहिए बरगलाने का काम है वो भी आज के दौर में बड़े खुले तौर पर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों से आप सब भी वाकिफ हैं, लेकिन सर की चिंता जो है वो जायज़ है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने हम सब लोगों के बीच में अपनी बात रखी। मैं हाँ